हेलो दोस्तों, आज का इस लेक्चर में पार्ट 8 है, जिसमें उत्तल दर्पण के किरण का नियम यानी उत्तल दर्पण के किरणों का नियम क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए, आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हम लोग जानते हैं अंदर से कलई किया रहता हुआ है और उसके बाहरी पृष्ठ से किरणों का परावर्तन होता है। तो वस्तु यही यहाँ कहीं है इधर, और वस्तु जो किरण आ रही है वह किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम है। और दूसरा नियम, मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये किरण देखिए मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है, और जो दर्पण से टकराती है तो वहाँ से परावर्तित होकर के यह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये उसका दूसरा नियम हुआ। ये फिर तीसरा नियम, उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह एक किरण यहाँ पे वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। तो ये जो तीनों नियम है, इन तीनों नियम से जब आपके किरण के द्वारा प्रतिबिंब बनने उत्तल दर्पण में आएगा तो किन्हीं दो नियम को आपको जानकारी उसमें होनी चाहिए। तो तीनों नियम आप याद कर लीजिए। दो नियम का हमेशा यूज होता है किसी भी कंडीशन में वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो तीनों नियम आपको तीन नियम अवतल दर्पण बताए गए थे, और यहाँ पे तीन उत्तल दर्पण में बताए जा रहे हैं। ये नियम आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहला है इसमें, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम अवतल दर्पण पढ़ रहे थे तो अवतल दर्पण में भी पहला जो था वहाँ पर भी था जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यहाँ उत्तल दर्पण में भी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो दोनों कंडीशन में, इन दोनों केस में दो फिगर बनाए गए थे, और दोनों फिगर सेम थे। बस यहाँ किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहाँ पर वास्तव में मिलती थी। तो ये आपको कभी फिगर आपको दोनों में से कोई एक मिले तो आप ये समझेंगे कि वस्तु अनंत पर है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सत्य है। वो जब वस्तु अनंत पर रखी हो अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, तो ये फिगर आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, और ये भी फिगर इजी है। तो किसी बुक में ये फिगर दिया है, किसी बुक में ये फिगर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों फिगर बना दिए गए हैं। बाकी किरणें को लिखना कैसे है, जैसे जैसे किरणें आती है वैसे वैसे हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसे लिखना है तो क्या लिखेंगे कि जब वो वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और फोकस पर बनता है। अगर इसमें लिखना है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे यहाँ पर भी लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए वही लिखा गया है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु से आने वाली दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। बस यही इतना इसमें लिखना है। ये पहला हुआ, और इसके दो ही नियम हैं। तो दूसरा नियम देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। अब ये ध्रुव है और इधर अनंत है, तो उसके बीच में कहीं वस्तु स्थित है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर देखिए आ रही है, ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात टकरा चली जाती है, तो ये कहाँ आती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर। दूसरी किरण यह
प्रकाशिक केंद्र की ओर आती है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की ओर आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाशिक केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणें ध्रुव और फोकस, ये फोकस है, ध्रुव के बीच मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पहली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है तथा दोनों किरणें फोकस तथा ध्रुव के बीच मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में लिखा गया है, उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि उत्तल दर्पण के लिए वस्तु का जब भी प्रतिबिंब बनेगा सभी स्थितियों में वह दर्पण के पीछे बनेगा तथा सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण के उपयोग। पहला है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सहायक होता है। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है, जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उनके बगल में साइड में शीशा लगा रहता है, जिसकी सहायता से पीछे आने वाले गाड़ी के जो वाहन होते हैं उनको साइड देने में आसानी होती है या उनको देखने में। तो इसलिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बहुत दूर की वस्तुओं को पास में लाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी वजह से यह वहाँ पर बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में करते हैं, वहाँ पर भी इसको देखने में सहायता होती है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि वो लैंपों में किया जाता है, उसमें लगा करके, यानी बाजार वगैरह में जो लैंप लगे रहते हैं उनके परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण के रूप में बन जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी क्षेत्र तक वह फैल जाता है सड़क पर, जिसकी सहायता से वहाँ पर भी यह दुकानों में भी सहयोग करता है।